your English teacher that you know, and you know that we had started our third chapter that name is Glimpses of the Past, यानी कि अतीत की कुछ झलकियाँ। स्टूडेंट, हमने ये चैप्टर कुछ हद तक रीड कर लिया था, लेकिन आज हम इसको फिर से रीड करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमें बहुत सारी हमारी जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं वो जानने को मिलेंगी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मैटियर्स, यानी कि कुछ जो हमारे इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। एज अ फंक्शन इन दिल्ली, ओह माय कंट्रीमैन, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs, यानी कि ये हमारे शहीदों के लिए जो जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते और हमारे देश की सीमा को बचाते बचाते खुद की जान दे दी, उसके लिए दिल्ली में जब एक फंक्शन हुआ तो हमारी एक फेमस जो सिंगर हैं जिनका नाम सुश्री लता मंगेशकर जी है, उन्होंने ये गाना गाया था जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। सो स्टूडेंट, यहाँ पर उस घटना के बारे में विवरण दिया गया है। स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा के हमारे लिए आज़ादी कमाई है। तो यानी हमारी आज़ादी की कीमत जो है ये कई जानों पर टिकी हुई है, बहुत सारी जानें गई हैं तब हम आज़ाद घूम सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो चीज़ यहाँ पर यही बताया गया है कि जो चीज़ हमें इतनी मुश्किल से कमा के दी गई है या इतनी मुश्किल से हमें वापस ला के दी गई है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। सेकंड यहाँ पे आता है द कंपनीज कॉन्फ्रेंस, यानी यहाँ पर 1757 से लेकर 1849 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में जो कुछ भी घटनाएं घटी थी, जो कुछ भी हमारे देश में बुरा हुआ जिसका कारण ईस्ट इंडिया कंपनी रही है या उनका जो राज चल रहा था उसकी वजह से जो लोगों को परेशानियां हुई, जो अत्याचार झेलने पड़े, वहाँ यहाँ पर उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। With its superior weapons, the British East India Company was exerting its power in 18th century, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो अपने सर्वश्रेष्ठ हथियारों के साथ 18वीं सदी में 18th सेंचुरी में भारत में अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रही थी, अपने पावर को और भी ज़्यादा वो प्रूव कर रही थी, यहाँ पर अपने पावर को वो और भी ज़्यादा लगाए जा रहे थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया था। इंडिया, यहाँ पर आपको एक मैप दिया गया है जिसमें इंडिया 1765 में इंडिया का जो रहा है पार्टीशन रहा है वो दिखाया है, जहाँ पर ये जो एक अदर कलर येलो कलर दिया गया है वो इंडिया प्रिंसेस दिखाया गया है, जहाँ पर मतलब कि जो इंडियन प्रिंसेस थे, इंडिया के जितने भी हमारे किंग थे, हमारे जो राजकुमार और राजा थे उनका अधिकार था। और जो ऑरेंज पार्टीशन दिखाया है जहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरी, यानी यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया था। और ये एरिया आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता के आसपास का है, जहाँ पर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पिक्चर में हम ये देखेंगे, पिक्चर से हम इस स्टोरी को पूरा समझ सकते हैं। तो इन पिक्चर में हम देखते जा रहे हैं इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अक्सर राजा बार कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प यू टू डिफीट हिम। जो हमारे नए जो राजा थे, जो हमारे नव धनिक थे, वो लोग क्या कह रहे थे कि अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, वो उससे हराने में मेरी मदद करेंगे। मतलब कि भारतीय राजाओं को ये समझ नहीं आ रहा था कि अंग्रेज हम पर राज करने आए हैं या ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। उन्हें क्या लगता था कि मेरा जो दुश्मन राजा है उसे हराने में ये मेरी मदद करेंगे तो मतलब ये मेरे लिए अच्छे हो गए। तो इस वजह से जो हमारे राजा थे वो क्या कर रहे थे, लगातार अंग्रेजों की जो नीतियां थी उन्हें भांपने की बजाय वो क्या करते जा रहे थे, अंग्रेजों की जो भी हेल्प मिल रही थी उनको वो उसे अपनाते जा रहे थे और लगातार अंग्रेजों के अधीन होते जा रहे थे और उनकी बातों को वो मान रहे थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, जो लोग थे वो उस समय पर
अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक दूसरे राजा को भड़काकर एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे और उनकी लड़ाइयाँ करवा रहे थे। और इस लड़ाइयों के समय जो लोग थे वो बिल्कुल भी शांतिपूर्वक नहीं रह पा रहे थे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि हर दिन राज्य में अगर लड़ाई छिड़ी रहती है तो उनके पास जान माल की बहुत नुकसान हो रहा था और वो लोग अपने जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत नहीं कर पा रहे थे। हम थर्ड पिक्चर में देखते हैं, द राइवलरीज हैड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। जो राइवलरीज थे यानी कि जो विरोधी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की लगातार मदद करे जा रहे थे। यानी कि एक राजा दूसरे राजा को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर उन पे अटैक कर रहा था। तो इस तरह से भारत के जो राजा थे वो उनको अपने ही राज देश के लोगों को या अपने ही देश के राजाओं को हरा रहे थे। और उनको लिए बहुत आसान हो रहा था अंग्रेजों के लिए एक एक करके सारे राजाओं को खत्म करना या उन्हें अपना गुलाम बनाना। A far-seeing rulers like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। यानी कि उस समय जो हमारे राजा थे वो ज्यादा दूरदर्शी नहीं होते थे, ज्यादा दूर की नहीं सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि बस ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी मदद कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है और हमारे लिए यही बेस्ट चल रहा है। लेकिन जो टीपू सुल्तान जैसे ब्रेव राजा थे, जो दूरदर्शी थे, फार सीइंग पर्सन थे, जो कि मैसूर का राजा था टीपू सुल्तान, वो तब तक अंग्रेजों से लड़ता रहा जब तक वो लड़ाई में शहीद ना हो गया। वो लगातार लड़ाई लड़ते रहा अंग्रेजों से और अंत में उसको शहादत मिली और वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ही मर गया। लेकिन उसे ये बात पहले ही समझ आ गई थी कि अंग्रेज यहाँ क्या करने आए हैं, हमें गुलाम बनाने आए हैं। अब देखो नेक्स्ट पिक्चर से हम स्टूडेंट्स देखते हैं, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो मोर लूटिंग बाय ठग्स। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ लोग जो मिले हुए थे या कुछ लोग जो बड़े अधिकारी या जमींदार होते थे या सामंत होते थे वो क्या कहते थे कि ये भगवान का ही आशीर्वाद है कि अब हमारे देश में कोई लड़ाई नहीं हो रही है और ना ही कोई जो लूट या ठग्स जो होते हैं जो लूट लेते हैं या डाकू हैं जो लूट लेते हैं लोगों को, वो लूटपाट नहीं हो रही है। क्योंकि उन्हें लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, अच्छा काम कर रही है। एक पर्सन बोलता है इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, और वो क्या कहता है कि ये भगवान का ही आशीर्वाद है, ये भगवान की ही दया है कि उन्होंने यहाँ अंग्रेजों को भेजा और हमारे देश में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उनको वो क्या थे उस समय जो प्रेजेंट चीजें हो रही थी उन्हीं को देख रहे थे, वो उसकी दूरदर्शिता नहीं भांप पा रहे थे। अब यहाँ पर दिया गया है आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ देम। और कोई व्यक्ति जो जमींदार थे वो क्या कहते थे कि हमारी जो किस्मत है या हमारा जो भाग्य है ये उन अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है, वो ही हमारे भाग्य को बदलने आए हैं और हमें अच्छा रास्ता दिखाने आए हैं। जबकि जो विलेजर्स थे यहाँ पर दो पार्टीशन दिया गया है जहाँ पर अपने को बताया गया है इंडियंस जो थे उनमें कुछ जैसे सामंत हैं जैसे जमींदार है वो क्या बता रहे हैं, उनको लग रहा था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं हमारे लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, वो हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि वो लगातार क्या करते जा रहे थे, अपने राजाओं की एक दूसरे के को मारने में एक दूसरे को हराने में मदद कर रहे थे। अब विलेजर्स क्या सोच रहे थे वो देखिए, the white man has killed or dethroned our king। जो विलेजर्स लोग जो दूरदर्शी थे जो समझ पा रहे थे वो कह रहे थे कि इन वाइट मैन से यानी अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को मार दिया और उनको गद्दी से उतार दिया है। नाउ वी और कोई व्यक्ति कहता है some kings were not good but after all they were of this land। और जो लोग गांव के लोग थे या जो रूरल एरिया के लोग थे जो दूरदर्शी रख अपनी नजर रखते थे दूरदर्शिता रखते थे, वो क्या कह रहे थे कि ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया है और उनको गद्दी से उतार दिया है। और कोई व्यक्ति कहता है
कि कम से कम जो राजा यहाँ थे वो अच्छे ना होंगे, भले जो अपने राज पहले कर रहे थे वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन कम से कम वो इस धरती के जो हैं, यानी कि वो इसी धरती में पैदा हुए हैं, तो कम से कम हमारे लिए अच्छा कहीं ना कहीं तो अच्छा सोचेंगे ही। ये अंग्रेज तो क्या है, दूसरे देश से आए हैं, तो इनको हमारे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। और कोई व्यक्ति कह रहा है नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, कि हम अब ये जो फॉरेनर्स हैं, ये जो विदेशी आए हैं, हम इनके क्या हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। इन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया है। ये 17th और 18th सेंचुरी के बीच की बातें हैं। अब थर्ड पार्ट, इसका जो पार्ट आता है वो आता है ब्रिटिश रूल। 1765 से 1836 तक उनका जो रूल रहा है। हमने पहले तो क्या पढ़ा था यहाँ पे, जो कंपनी ने जिस तरह से अपना अधिकार जमाना शुरू किया था, जिस तरह से उस कंपनी ने काम करने शुरू किए थे, वहाँ वो चीजें। अब तीसरा है कि उनका जो राज रहा है वो कैसा रहा है। Religious leaders preserved its ideas like untouchability and child marriage। जो धार्मिक गुरु थे, जिनको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं, वो क्या कर रहे थे कि छुआछूत, बाल विवाह और ऐसी कुछ घटनाएं क्या कर रहे थे, लोगों के सामने ऐसी प्रथाएं चालू कर रहे थे जो कि लोगों के लिए क्या थी, बुरी थी। हम आज समझते हैं कि छुआछूत, बाल विवाह और ये सती प्रथा, ये सब क्या है, बुरी चीजें हैं। लेकिन उस समय हमारे धर्म गुरुओं को हम, हमारे जो लोग थे वो बहुत मानते थे, और धर्म गुरु ऐसी ही चीजें चला रहे थे कि उसको टच मत करो, इसको मत छुओ, इसको अपने साथ मत बैठाओ, ये छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और उसके बाद वो क्या कहते थे, anyone who crosses the seas loses his religion। और जो भी व्यक्ति ये जो प्रथाओं का सागर बना हुआ था, प्रथाओं का जो समुद्र बना हुआ था, अगर कोई व्यक्ति इस समुद्र को पार करने की कोशिश करता या इससे आगे बढ़कर इन प्रथाओं को पीछे छोड़ने की कोशिश करता, तो उसे अपने धर्म से निकाल दिया जाता था। जैसे कहते हैं ना कि जाति से बाहर कर देना, वो उनके साथ वैसी घटनाएं कर दी जाती थी। उन बेचारों के साथ अगर कोई व्यक्ति इन कुप्रथाओं से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करता, तो उनके साथ ऐसा किया जाता था, उन्हें धर्म से बाहर निकाल दिया जाता, उसे अकेला करके छोड़ दिया जाता। अब लोगों की यहाँ पर मानसिकता दर्शाई गई है कि ब्रिटिश रूल जब स्टार्ट हुआ तो लोगों की, हमारे जैसे लोगों की मानसिकता क्या थी। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, यानी कि जो भी दुर्घटना इस संसार में होती है वो औरतों की वजह से ही होती है। अब यहाँ पर औरतों का कोई लेना देना ही नहीं है, बस ये तो लोगों की सोच बनी हुई थी कि जो कुछ भी होता है वो लेडीज या वुमेन की वजह से ही होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल मिथ्य थी, बिल्कुल ही झूठ था। यहाँ पर ये जो धार्मिक गुरु थे, ये यहाँ पर हमारे लोगों को रास्ते से भटकाने का काम कर रहे थे। नेक्स्ट थिंग इज, the truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them। और ब्रिटिश लोग क्या कहते थे कि जो ये भारतीय हैं, ये बिल्कुल अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। और ये ब्रिटिश लोग क्या करते थे, भारतीयों का मजाक बनाते थे। अब यहाँ पर एक इसी पिक्चर में नीचे कुछ बात कही गई है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ब्रिटिश क्या कहते थे, ये जो भारतीय लोग हैं, ये क्या है, बिल्कुल ही विश्वास के लायक नहीं है, और ना ही ये ईमानदारी कर सकते हैं, ये ईमानदारी के योग्य नहीं है। अब एक इंडियन ही पर्सन यहाँ पे बोल रहा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, यानी कि हम खुद ही जा जाके उनके पैरों में गिर रहे हैं, तो फिर वो तो भाई अपना फायदा तो उठाएंगे ही। तो यही देखो कि वो क्या कहते हैं कि अंग्रेज कह रहे हैं भारतीय व्यक्ति के सामने ही कि ना तो ये भारतीय अपना आत्मसम्मान खो चुके, ना तो ये ईमानदारी के लायक है, ना ही ये विश्वास के लायक है। और एक व्यक्ति जो जमींदार या सामंत टाइप का है, वो क्या कहता है कि भाई मैं, ये बात आपकी सच है, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, मैं विश्वास के लायक हूँ। तो यानी कि वो खुद ही अपने लोगों में कूद डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये सामंत जमींदार और कुछ राजा थे, ये खुद जाके अंग्रेजों के पैरों में बिछ रहे थे कि आओ
हमें गुलाम बना लो। तो भाई वो तो गुलाम बनाएंगे ही। अब ऐसी घटना इन्होंने की, अगर वो पहले ही समझ जाते कि अंग्रेज यहाँ पर हमें लूटने और हमें परेशान करने आए हैं, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। अब देखो आगे। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. जो ये भारतीय लोगों को तो उस समय इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था इन टैक्स वगैरह के लिए। वो थोड़ा बहुत लगान देते थे, राजा उनसे थोड़ा बहुत उनकी जो होता था, जो टैक्स होता था, वो उसे वसूल करते थे। पर भारत ये जो अंग्रेज आए थे, ये क्या आए थे, व्यापार के करने के तौर पे आए थे। तो व्यापारी होने के नाते ये क्या चाहते थे कि इनके पास एक साथ क्विकली क्या आ जाए, बहुत सारा प्रॉफिट, इनको फायदा हो जाए। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय किसान थे उनके ऊपर अलग अलग टाइप के बहुत सारे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, ताकि और उनको अपने खेतों को, मतलब उनको जो उनके खेतों में उनको नहीं उगानी थी, वो फसलें उगाने के लिए भी विवश करना शुरू कर दिया, या उनको वो अत्याचार की तरह उनके साथ ट्रीट करने लगे। उनसे जबरदस्ती जो अंग्रेज चाहते थे वही फसल उनसे उगाई जाती थी। बट यू मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। भारतीय जो किसान थे वो उनका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि आप लोगों ने हमारी सारी फसल ले ली है, तो अब हम क्या खाएंगे, हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। तो अंग्रेज लोग क्या कहते थे, यू आर स्टिल इन errors. If you don't pay next week, I will send you to jail. क्या कहते थे कि तुम्हारा अभी भी पिछला जो कर है या पिछला जो टैक्स है वो भी बाकी है। अगर तुमने ये टैक्स अगले हफ्ते तक या नेक्स्ट वीक तक नहीं भरा, तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। या अंग्रेज ऐसा ही करते थे कि भारतीय अगर किसान बेचारे पहले ही अपना टैक्स हर हफ्ते भर रहे थे, अपने खेत गिरवी रख रख के फसलें पूरी दे दे के टैक्स भर रहे थे, अगर उनका थोड़ा बहुत भी पैसा बच जाता तो वो क्या करते थे, अंग्रेज उनको मारपीट करते थे, उन्हें जेल में बंद कर देते थे। अब नेक्स्ट आता है inevitably famines followed between 1822 and 1836. 6 lakh Indian died of starvation। यानी कि अंग्रेजों की ओर से जो तरीके अपनाए गए थे फायदे उठाने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने भारतीयों को परेशान करना शुरू किया था, उस तरह से भारत में लगभग 15 लाख जो लोग थे उन्होंने गरीबी और भूखमरी से क्या कर लिया था, मर गए थे, यानी मृत्यु को प्राप्त कर लिया था। अब अंग्रेज क्या मानते थे, द गुड मैन्युफैक्चरर्स इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया इंडिया। यानी कि जो अंग्रेज ये काम करते थे कि जो अच्छा सामान, जो सामान इंग्लैंड में बन रहा है, वो सामान जब भारत लाया जाता था, तो जो अंग्रेजों के या फिर इंग्लैंड के जो भी मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन भारत में बनने वाला सामान अगर अंग्रेजों तक पहुंचाया जाता था या अदर कंट्रीज में भेजा जाता था, तो भारतीयों को उसके लिए टैक्स भरना पड़ता था। A good idea. The East India Company laws begin to creep Indian industries, cripple Indian industries। यानी कि ये इन लोगों ने एक नीति अपनाई कि भारतीयों को तो टैक्स देना पड़ेगा, और अंग्रेजों ने यहाँ सामान लाया तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये उनका आइडिया बहुत प्रॉफिटफुल रहा उनके लिए, बहुत उनके लिए अच्छे से इस आइडिया ने फुलफिल किया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारतीयों के जो बिजनेस थे या हमारे जो लघु उद्योग जिनको हम कहते हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, छोटे छोटे काम की, और जो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, सामान बन रहा था, उसकी जो इंडस्ट्रीज थी उसको अंग्रेजों ने पूरी तरह से बर्बाद करना शुरू कर दिया। उनको वो कमजोर करने लगे, और धीरे धीरे कमजोर होने वाली चीज ज्यादा जोर से गिरती है। अब फोर्थ आता है राम मोहन राय 1772 टू 1833। राजा राम मोहन राय के बारे में हम सबने सुना है, जिन्होंने क्या किया है, सती प्रथा जैसी ये और जो पर्दा प्रथा, इस तरह की जो ये कुरीतियां थी, इन कुरीतियों को हटाने में मदद की है, या भारत में इनको हटाने के लिए उन्होंने सती प्रथा को हटाने के लिए बहुत अच्छे प्रयास
किए। सती प्रथा आप सब जानते होंगे बच्चों। सती प्रथा का मतलब होता था कि पहले अगर किसी महिला का हस्बैंड या पति खत्म हो जाता था या उसकी डेथ हो जाती थी तो उस औरत को भी उसी के साथ चिता पर जला दिया जाता था। जिंदा ही उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहते थे और ये घटना बहुत ही दुखद होती थी क्योंकि किसी व्यक्ति को जिंदा जला देना एक नॉट अ गुड थिंग। तो इसके बारे में राजा राम मोहन राय ने बहुत भारत में इसके ऊपर कार्य किए और इस प्रथा को बंद करवाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। चलो तो हम राजा राम मोहन राय के बारे में आगे बढ़ते हैं। Ram Mohan Rai, a landman from Bengal, understood what was wrong with the country. जो राजा राम मोहन राय जो व्यक्ति थे वो बंगाल में पढ़े लिखे थे और वो ये समझ पा रहे थे कि भारत में या हमारे देश में क्या गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great. वो क्या कहते थे कि हमें अपने आप को बदलना नहीं है। हमारा जो पुराना कल्चर था, हमारी जो पुरानी पुरानी संस्कृति थी वो बहुत अच्छी थी। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट। और हम लोगों में इतनी क्षमता है कि हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकें। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। हमें क्या करना होगा, वो क्या कहते थे कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हैं और जो भी बुरी प्रथाएं चल रही हैं उनको हमें मिटाकर हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमारी समाज को हमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। हमारे समाज का जो लेवल है उसे हमें अप करना पड़ेगा। सुपरस्टिशन हैज बीन रूलिंग अस। और वो क्या कहते थे कि जो भी बुरी कुरीतियां हैं उनको हमें भगाना पड़ेगा, उनको यहाँ से निकालना पड़ेगा और हमारे समाज में हमें अच्छी बातों को फैलाना पड़ेगा। He told his wife, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. वो अपनी पत्नी को समझाते थे कि जिस तरह से गाय बहुत सारे रंगों की होती है लेकिन उनका जो दूध निकलता है वो हमेशा ही एक ही रंग का रहता है, वो सफेद ही होता है। और अलग अलग टीचर्स का, अलग अलग जो गुरु है उनका जो ओपिनियन है, उनकी जो सोच है या उनका जो विचार है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म, उनके हर धार्मिक गुरु या हर धर्म के जो गुरु होते हैं जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, उनकी बातें या उनके विचार अलग हो सकते हैं लेकिन उनका अर्थ अंत में क्या निकलता है, एक ही निकलता है। राजा राम मोहन राय ने हमारे समाज में जो स्टडीज थी, जो हमारी जो स्टडी लेवल था उसको अप करने के लिए भी काफी प्रयास किए थे। उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि जो साइंस और मॉडर्न नॉलेज था, जो मॉडर्न टीचिंग है, जो इक्विपमेंट थे या टीचिंग जो तरीका था उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, वो उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। तो वो क्या कहते थे, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। जो ज्ञान होता है उसको साइंटिफिक, वैज्ञानिक तथ्य और ज्ञान को पूरी तरह से प्रैक्टिकली उसको प्रूव किया जाना चाहिए। कोई बात कह देने घर से वो ज्ञान नहीं बन जाती है, हमें उसके सही और गलत तरीकों के बारे में पता होना चाहिए और उसके तथ्य भी हमारे पास होने चाहिए ताकि जब हमें प्रूव करने की बात आए तो हम उसको क्लियरली प्रूव कर सकें। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने भारतीय लोगों को जागृत करने के लिए कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ पत्रिकाएं और कुछ न्यूज़ अखबार जो थे उन्होंने वो स्टार्ट किए थे, लेकिन अंग्रेजों को जब इन बारे में पता चला तो उन्होंने 1823 में उन अखबारों को बंद कर दिया। He told, sorry, he crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. वो समुद्रों को पार करके कहाँ पहुंचे, ब्रिटिश गए, ब्रिटेन चले गए, इंग्लैंड चले गए और ये देखने गए कि ब्रिटिश जो लोग हैं उनको क्या इतना ताकतवर
बनाता है, यानी उनमें इतनी पावर कहाँ से आते हैं, उतना नॉलेज उनके अंदर कैसे है। देर ही टोल्ड देम, उन्होंने वहां उनसे कहा, वी एक्सेप्ट एज वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट। हम आपको अपने गुरु जो रूलर्स है, हमारे जो शासक है, उनके तौर पे हम आपको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हम आपको अपना रूलर या अपना जो शासक है वो मानते हैं, लेकिन आपको भी हमें अपनी जनता मानना होगा, हमें प्रजा मानना होगा, हमें गुलाम ना मानकर प्रजा की तरह व्यवहार करना होगा। But you must remember the responsibility a ruler owes to his subject. लेकिन आपको जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो एक शासक की अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको माननी पड़ेगी। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रजा की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, गुलाम की तरह ट्रीट नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रीड करेंगे। इन चैप्टर्स में आपको बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में जो आपको पढ़ने के बारे में पता भी चलेंगी, और बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको समझ में आएंगी कि हमारी हिस्ट्री में जो चीज हो रही थी उसके पीछे क्या कारण रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इन बारे में पढ़ना है, और आपको ये सारी चीज़ों को रीड करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको मुझसे आस्क कर लेना है। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।